गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद अनदर रिविजन from the chart that is our mind maps for GST. So this is the first chapter, that is supply. Supply क्या है? Supply is the without even wasting the time कि क्या है क्यों है, ये बस इतना बोलना है कि जितने भी चार्ट्स हैं, आई एम ट्राइंग टू अपलोड ऑल द रिविजन्स टू द चार्ट सो दैट यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज़ द चार्ट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो चैप्टर सप्लाई से रिलेटेड है, तो ये उसके माइंड मैप हो गए। अब देखो सप्लाई होता क्या है। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई इज व्हाट? सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, राइट। तो सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी का। नाउ व्हाट इज दिस स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 क्यों लिखा है? तो स्टेप नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले मैंने एक माइंड मैप अपलोड किया था जिसमें ओवरऑल जीएसटी का जो चैप्टर्स हैं उसमें कैसे फ्लो में आपको चलना है वो मैंने उस माइंड मैप में बताया। तो उसमें स्टेप नंबर 2 हमारा सप्लाई आता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड दिया हुआ है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 से रिलेटेड क्या दिया है यहाँ पे? सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर। अगर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, सर्विस कौन सी दे रहे? ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर। इट इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या बोला है, आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं? यू आर ग्रांटिंग एल्कोहलिक सर्विस। कौन सी है? एल्कोहलिक लिकर ग्रांट करने की जो सर्विस है, अगर आप वो देते हैं तो इट वुड नाइदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स, इट वुड नाइदर बी सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, जिसे ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बोले ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, इट इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। ये तो हमें पता है दैट सर्विस इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। If we see the definition in section 7 subsection 2 section 7 subsection 2 clause B, activity undertaken by central government, state government, local authority that are engaged as the public authority is neither supply of goods nor supply of service. ठीक है, तो अब एक नोटिफिकेशन है वो बोलता है सर्विस कौन सी है? सर्विस है आपकी ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। आप क्या कर रहे हैं? अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आपने सर्विस प्रोवाइड की अल्कोहलिक लिकर, यहाँ पूरा आएगा अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, प्लीज़ यहाँ पे लिख लेना। तो यहाँ पे क्या है? अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस आप प्रोवाइड करते हैं फॉर लाइसेंस फ़ी। आप इसके लिए लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फ़ीस या फिर जिस भी नाम से जो लेना है वो आप क्या करते हैं? लेते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो अगर ये सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस। इट वुड नाइदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स, इट वुड नॉर बी सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो सीधी सी बात यहाँ पे ही बोल दी गई थी, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या बोली है यहाँ पे, देखना। यहाँ बोले सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में क्या बोला है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एक ही बात बोलता है कि सर्विस बाय ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगर आप फॉर कंसिडरेशन पब्लिक अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, इट वुड नॉट बी सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट बी सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो चीज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। अब ऐसा कैसे समझ में आया कि इट इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस? तो बोलते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा है एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी, एज पब्लिक अथॉरिटी, देखो एज पब्लिक अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई भी काम करते हैं तो दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अल्कोहलिक लिकर का, देन दैट इज ऑल्सो नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट लाइबल टू जीएसटी। ये हमारा एक अमेंडमेंट है, रेदर देन अमेंडमेंट इट्स क्लैरिफिकेशन मोड। ठीक है, फिर एक और चीज़ आती है, क्लैरिफिकेशन दिया है द अबाउ न्यू इंसर्शन
ये जो अबाउ न्यू इंसर्शन है ना कि दैट व्हेन यू ग्रांट अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ये जो अबाउ इंसर्शन है अबाउट ग्रांटिंग द अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, तो ये अप्लाई होगा ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, इट विल अप्लाई ओनली अगर आप लिकर लाइसेंस दे रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस किसकी है, लिकर लाइसेंस की है, ठीक है। एज एग्रीमेंट बाय सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट एग्री करता है, तो सेंट्रल स्टेट अगर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस दे रहा है देन ओनली ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है, यहीं पे ये चीज़ अप्लाई होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। हाउएवर ये अप्लाई नहीं होगा, दिस विल नॉट अप्लाई टू ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंस और प्रिविलेज। ये अदर लाइसेंस और प्रिविलेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेदर यू चार्ज फीस इन अदर सिचुएशन, वो दूसरी सिचुएशन कुछ भी उसमें फीस चार्ज कर रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा, तो भी जीएसटी लगेगा। मतलब यहाँ पे ये जो 7(2)(b बोला है कि पब्लिक अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी की तरह जो काम करती है नाइदर गुड्स और सर्विस है, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इसमें इंक्लूड किया उन्होंने ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस। इनके अलावा अगर अदर लाइसेंस या प्रिविलेज प्रोवाइड करें तो मेगा एग्जेम्पशन इसमें आप साथ में जोड़ेंगे, जहाँ पे कुछ लिमिट दी है कि आपको इतने लिमिट तक है और दूसरी चीज़ों में एग्जेम्पशन दी गई हैं। तो एग्जेम्पशन में अगर वो चीज़ें कवर नहीं है, अगर एग्जेम्पशन में कवर नहीं है तो जीएसटी लगेगा। मतलब स्पेसिफिकली अभी तो लिकर लाइसेंस ही यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, प्लस एग्जेम्पशन जहाँ पे मिलता है वो लाइसेंसेस अगर गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो उस पर भी एग्जेम्पशन है। बाकी अगर है इसके अलावा कुछ है फॉर कंसिडरेशन इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। दिस वाज अमेंडमेंट। देन कमिंग नेक्स्ट इज व्हाट, गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया। गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर गुड्स जा रहे हैं फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट बेसिस। एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट के लिए गुड्स इंडिया के बाहर जाते हैं। इफ द गुड्स आर सेंट आउट ऑफ इंडिया, goods are sent out of India for exhibition, consignment, for export promotion, just for export promotion the goods are being sent out of India. Is it zero rated supply? तो क्या बोल रहे हैं, देखो गुड्स गए सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, कंसाइनमेंट बेसिस के लिए गुड्स जाते हैं, तो क्या हम ये जो गुड्स गए हैं इसे ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहेंगे? नाउ यू वुड आस्क व्हाट इज़ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी में दिया है कि जहाँ पे अगर आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो इनवर्ड रिलेटेड टू इनपुट सर्विस हुआ, इनपुट रिलेटेड टू ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो है, अगर इस इनपुट पे भी आपने टैक्स भरा है तो उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर उस आईटीसी को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड आगे जब ये सप्लाई करेंगे वो ऑल्दो एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, पर फिर भी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होने के बाद भी आप इस आईटीसी का क्लेम ले सकते हैं या फिर आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें जब आउटवर्ड सप्लाई होगा उन ज़ीरो रेटेड सप्लाई का, तो वहाँ भी क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ज़ीरो रेटेड सप्लाई मतलब एंटायर सप्लाई चेन में टैक्स नहीं लगता है। तो पूछ रहे हैं बताओ सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इज इट ज़ीरो रेटेड सप्लाई, तो हमारा आंसर आता है नो। क्यों सुनना, एक्टिविटी अगर हम बोल रहे हैं कि सप्लाई होना चाहिए, हम बोल रहे हैं एक्टिविटी सप्लाई होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले देयर शुड बी कंसिडरेशन। ये भी हमें और समझ में आएगा। आई एम अज्यूमिंग दैट यू एटलीस्ट नो कि सप्लाई जो है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती है, बिकॉज इट्स जस्ट माई रिविजन, सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू थ्रू द चार्ट, ठीक है। तो एक्टिविटी सप्लाई कब होगी, एक्टिविटी तब सप्लाई कंसिडर की जाती है तब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा है any form of supply for consideration in course furtherance of business of goods and or service, सेल, बाटर, लीज, एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में हो, तो यहाँ पे एटलीस्ट कंसिडरेशन चाहिए। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में चाहिए। ओके, यहाँ पे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन यहाँ कंसिडरेशन था क्या, और बोलते हैं इवन इफ अगर कंसिडरेशन नहीं हो, ठीक है अभी कंसिडरेशन नहीं है, तो ये चीज़ शेड्यूल 1 में कवर होनी चाहिए। ये चीज़ कहाँ कवर होनी चाहिए, शेड्यूल 1 में कवर होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ शेड्यूल 1 में कवर है तो भी क्या होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है सप्लाई के बारे में, ये सप्लाई में देखो ना कंसिडरेशन है क्या, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है।
देयर इज नो कंसिडरेशन। सेक्शन 16 जीरो रेटेड का क्या है, या तो क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। जीरो रेटेड बोलता है या तो एक्सपोर्ट हो या फिर सप्लाई एसईजेड यूनिट या डेवलपर को हो। जीरो रेटेड क्या है, सेक्शन 16 में बोला है एक्सपोर्ट को जीरो रेट कंसिडर करेंगे, या फिर आपने एसईजेड यूनिट या डेवलपर को दिया है तो उसे हम जीरो रेट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ये ना तो एक्सपोर्ट हुआ, ना ही ये क्या है जीरो रेटेड, एसईजेड यूनिट को तो दिया नहीं है। तो ये जो एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी जो है इट डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करती कौन सी कंडीशन, सबसे पहले तो कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है, स्केड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है, स्केड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है तो ये सप्लाई नहीं है, और जो चीज़ सप्लाई ही नहीं है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात। सबसे पहले गुड्स सेंड कर दिए कंसाइनमेंट बेसिस के लिए, और द गुड्स हैव बीन सेंड फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के लिए गुड्स सेंड की पूछते हैं कि भाई ये सप्लाई है क्या, जीरो रेटेड सप्लाई है। हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई तब होगा जब एक्सपोर्ट होगा या फिर एसईजेड यूनिट को जाता है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। सप्लाई के लिए एक कंडीशन और आती है, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं भी है तो या तो शेड्यूल 1 में कवर होती है ये एक्टिविटी, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड टू बी सप्लाई। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं ये सप्लाई है या नहीं। सप्लाई नहीं है क्योंकि देयर इज नो कंसिडरेशन एंड ये एक्टिविटी शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं होती, तो ये तो सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो फिर ये तो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसा सर्कुलर पूरा दिया गया था, दिस सर्कुलर वाज गिवन। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या दिया है, फिर से एक सर्कुलर है, बोलते हैं डिस्प्ले करना है नेम प्लेट पे, डिस्प्ले द नेम ऑन द नेम प्लेट ऑफ डोनर and the premise of charitable organization gets donation, and donation के बाद क्या होता है, उस डोनर का नाम सपोज करो, उसका नेम प्लेट पे दिखा दिया जाता है कि ये जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन सपोज दिया है। इन्होंने क्या किया, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव्स डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम डोनर, उन्हें डोनर से डोनेशन या गिफ्ट मिलता है। ठीक है, एज अ ग्रेटिट्यूड, जस्ट एज अ थैंकिंग एटीट्यूड, यहाँ पे थैंकिंग उससे क्या किया इन्होंने, नेम ऑफ द डोनर डिस्प्ले कर दिया। कहाँ पे, नेम प्लेट पे, अपने यहाँ पे नेम प्लेट पे डोनर का नाम डिस्प्ले किया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ही हैज़ गिवन डोनेशन, थैंकिंग उससे इन्होंने क्या किया, नेम डिस्प्ले कर दिया। थैंकिंग उससे क्या कर दिया, इन्होंने नेम डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, नेम ये जो डिस्प्ले करना है, यहाँ पे इनका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी एडवर्टीजमेंट। यहाँ किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, यहाँ कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। कैसे देखो, तो वो बोलता है कि ये जो हमने यहाँ पे नेम डिस्प्ले किया है ये जस्ट थैंकिंग है, थैंकिंग वे में है कि हाँ भैया हमें उससे थैंक यू बोलना है, तो उस चीज़ के लिए हमने एज ए ग्रेटिट्यूड क्या किया है, नेम डिस्प्ले किया है। यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है डोनर की, किसी भी तरह से हमें पब्लिसिटी नहीं करनी है, वी आर नॉट एंगेज्ड इन पब्लिसिटी ऑफ डोनर। ठीक है, एंड कोई लिंक भी नहीं है यहाँ पे, कोई हमने उसकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं बताई है। जब हमने अगर नेम प्लेट पे उसका नाम लिखा है तो नेम प्लेट पे नाम लिख के हमने कोई ये नहीं बताया कि व्हाट इज द बिजनेस दैट इज डन बाय दिस डोनर। तो हियर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है कि डोनेशन एक तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है, सो व्हेन देयर इज डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डोनेशन हुआ है एज अ गिफ्ट, पेमेंट जो है एज अ गिफ्ट और डोनेशन हुआ है, और यहाँ पे कोई कमर्शियल गेन के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर एनी कमर्शियल गेन, मतलब कोई एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए नहीं दिया है पैसा, ये प्योरली डोनेशन है, किसी तरह के सर्विस के लिए नहीं दिया, एंड इट हैज़ बिन गिवन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जीएसटी नॉट लेविएबल, इसलिए यहाँ पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चार्ट। होप इजीली समझ में आया होगा, एंड एक बार समझ लिया, आई गारंटी सप्लाई चैप्टर विद इन हाफ एन आवर यू वुड बी एबल टू रिवाइज यूजिंग दिस माइंड मैप्स। दिस आर so much of benefit to you that they will make you understand the whole concept, make you revise whole chapter in less than an hour, एक बार समझने के बाद। Point to be noted, I am highlighting my sentence after understanding once जो भी concept वगैरह, उसके बाद this charts are so beneficial that you will say yes actually। चलो नेक्स्ट पे
अब स्टार्ट करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट सेक्शन दैट इज रिलेटेड टू योर सप्लाई. ठीक है, सप्लाई से रिलेटेड सारी चीजें हैं यहाँ. लेट अस स्टार्ट विद सप्लाई. वेट. Now covering this definition of supply. Section 7 is all about definition of supply. Section 7 जो है, Section 7 is about what? It is about the definition of supply. Right? अब ये जो Section 7 है, according to Section 7, it includes something in supply, it excludes something in supply. There are some transaction it includes as a supply, there are certain transaction it exclude as a supply. These are mind maps, that's why this is not written in plain text form. ये सब plain text form में नहीं है, linkage है, पूरा overall linkage है, that you will come to know. तो सबसे पहले supply है. supply के लिए what has been said that it includes what? If the supply is with consideration, if the supply is what? With consideration. ठीक है, तो वो कहता है कि if the supply is with consideration, section 7 subsection 1 clause A, section 7 subsection 1 clause A पे आते हैं, जब सबसे पहले with consideration supply की बात करिए. It states that all form of supply. It states that all form of supply. Now what are the forms of supply? So forms of supply is, it is not an exhaustive list. It is not an exhaustive list, मतलब इसमें और भी चीज़ें include हो सकती हैं. All form of supply, it is all form of supply. Now the forms can be, it could be sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. सेल, रेंटल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल, किसी भी तरह का फॉर्म ऑफ सप्लाई. एंड दिस लिस्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. तो यहाँ पे अगर फॉर्म ऑफ सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. आइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और द सप्लाई ऑफ सर्विस. नाउ goods have been given. The definition of goods is been given in 2 subsection 52. The definition of goods have been given in section 2 subsection 52 and definition of service has been given in section 2 subsection 102. Section 2 subsection 102. So we will link it all over here. Section 7 is about supply. 7 subsection 1 clause A, consideration. It is about कंसिडरेशन इफ इंक्लूडेड इन सप्लाई. तो यहाँ बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. फॉर्म्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी लीज, लाइसेंस, it can be transfer, it can be barter, exchange, any form. It is not an exhaustive list and the supply should be of either goods or service. अब goods क्या है, service क्या है? तो goods have been given in 2 subsection 52. Goods have been given in section 2 subsection 52 and service has been given in section 2 subsection 102. Section 2 subsection 102. In this the service has been given. Goods कहते हैं, goods होता है every kind. It includes what? Goods में भी कुछ चीज़ें include हैं, कुछ चीज़ें exclude होती हैं. तो goods में exclude क्या है? Goods में exclude है money and security. Money and security is not included in goods. In fact, this money and security is also, money and security is not included in service. That means money and security is neither goods, money and security is neither service. Neither goods nor service. Money and security is neither goods, money and security is nor service. ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं any kind of movable property, any kind of movable property. Now this movable property can be, this movable property can be actionable claim. This movable property can be what? Actionable claim. Now actionable claim यहाँ पे goods में है, लेकिन स्केड्यूल 3 जो है, स्केड्यूल 3 में ओवरऑल एक्शनेबल क्लेम को क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया. स्केड्यूल 3 में इसे इंक्लूड कर दिया.
यहाँ पे क्या हुआ था, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में लाने का ये रीज़न था क्योंकि उन्हें लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को टैक्सेबल बनाना था, जीएसटी लेवी करना था। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को टैक्सेबल बनाने के लिए एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया, फिर शेड्यूल 3 में इसे एक्सक्लूड करा और कहा कि एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के बाकी के एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। सो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, यहाँ पे एक लिंकेज है, ये सिर्फ दिस इज अ लिंकेज टू द शेड्यूल 3 कि शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम हैव बीन इंक्लूडेड बट दैट इन दैट शेड्यूल 3 दैट एक्सक्लूड लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, मतलब सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन शॉर्ट गुड्स की डेफिनेशन में ओवरऑल कवर होने के बाद भी टैक्सेबल सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग है। Other than this, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land. Growing crops, grass, things attached to, forming part of the land. Growing crops, grass, things attached to forming part of the land agree to be served before or under the contract of supply. यहाँ पे क्या है, क्रॉप्स अभी लैंड पे ही है, आप कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स हैं, हमने लैंड पे लगे हुए क्रॉप्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, लीज जो भी करना है लीज लाइसेंस पे दे दिया सारी चीज़ें। अब आप क्या बोलेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, तो इसका मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये सप्लाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और पहले ही बोल दिया कि crops, grass, things attached to forming part of the land, growing crops, grass attached to forming part of the land agree to be served, भले ही आप सर्व करें before और under the contract of supply, आप before contract of supply सर्व करें या under the contract of supply से सर्व करें, that is supply, that is goods। सबसे पहले goods है और goods हैं तो goods का सप्लाई करना is supply माना जाता है। सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन 7(1)(a) कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। फॉर्म में क्या है, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, सब कुछ आता है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ये क्या है, एक एग्जॉस्टिव मतलब इतनी चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें और भी चीज़ें आएंगी। गुड्स का सप्लाई होना चाहिए। गुड्स कहाँ दिया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में। 52 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी लेकिन यहाँ पे मनी सिक्योरिटी नहीं आएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड और अटैच टू लैंड, भले ही आप सर्व करें ड्यूरिंग द सप्लाई और बिफोर और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, आप इसे सर्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं सर्विस की डेफिनेशन पे। तो सर्विस की डेफिनेशन क्या है, 2 सबसेक्शन 102। 2 सबसेक्शन 102 इज द डेफिनेशन फॉर सर्विस। यहाँ बोला है इट इंक्लूड्स व्हाट, एनीथिंग अदर देन गुड्स। इट इंक्लूड इसमें भी कुछ चीज़ें हो रही है, इंक्लूड्स व्हाट, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग इट इंक्लूड्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा, मनी सिक्योरिटी के अलावा। मनी सिक्योरिटी तो गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, लेकिन जो चीज़ें गुड्स है तो बट ऑब्वियसली वो सर्विस नहीं हो सकती हैं। और गुड्स लेता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, सर्विस में। बट यहाँ पे भी शेड्यूल 3 आएगा। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग जो है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग क्या होगा, आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी जाएगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर किया है। तो हमें यहाँ पे भी एक शेड्यूल 3 को लिंक करना है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ बोलते हैं सर्विस क्या है, सर्विस में क्या इंक्लूड होगा, एक्टिविटी रिलेटिंग टू मनी एंड सिक्योरिटी का हटा दो, लेकिन अगर एक्टिविटी है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, या फिर आप मनी को कन्वर्ट कर रहे हो कैश फॉर्म से या अदर मोड से किसी अदर करेंसी डिनोमिनेशन में, यूज ऑफ मनी है या फिर कन्वर्जन बाय कैश और अदर मोड टू अदर करेंसी डिनोमिनेशन, तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा। यहाँ पे अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है, इफ़ यू हैव चार्ज सेपरेट कंसिडरेशन देन फैसिलिटी arranging transaction in security, then the facility or arranging the transaction in security is covered in service। तो ये जो फैसिलिटी है, सर्विस क्या है, फैसिलिटी देना, अरेंज करना, ट्रांजैक्शंस इन फैसिलिटी देना इस सर्विस होता है। तो ये भी क्या होगा, पार्ट ऑफ सर्विस बनेगा। इनफैक्ट अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी, अगर आप सिक्योरिटी को भी फैसिलिटेट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो covered where, that is also covered in the definition of service।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स का 7(1)(a) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। फिर यहाँ पे आते हैं हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 दैट इज रिलेटेड टू सर्विस। अब बोलते हैं विद कंसिडरेशन आपने क्या किया, विद कंसिडरेशन गुड्स या फिर क्या है गुड्स या फिर सर्विस, ये सर्विस था, ठीक है, ये सर्विस था, यहाँ क्या था, ये गुड्स था। तो आपने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड क्या किया, आपने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड सप्लाई किया। अब ये सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) कहता है ये सप्लाई जो है मेड और एग्रीड टू बी मेड होना चाहिए। आइदर यू हैव डन द सप्लाई, सप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, या फिर सप्लाई के लिए आपने एग्री किया है, दैट मीन्स हो सकता है आपने एडवांस वगैरह ले लिया हो। तो आइदर इट इज़ मेड और एग्रीड टू बी मेड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसे आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करना है सप्लाई को। सप्लाई शुड बी डन फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव और बिजनेस कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हैव बीन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 स्टेट्स अबाउट दी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसने दिया है हमें कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता क्या है। तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर, किसी भी तरह का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर दैट इज इंसिडेंशियल और एंसिलरी, जो या तो इंसिडेंशियल हो, एंसिलरी हो टू द मेन एरिया ऑफ द बिजनेस, या फिर एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। अगर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन इंसिडेंशियल एंसिलरी हो, या फिर एक्टिविटी का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं देखा जाएगा, वॉल्यूम नहीं देखा जाएगा, whether or not profit is your motive, whether or not for earning profit or not, यहाँ पे ऐसा प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, लेकिन ये बिजनेस कंसिडर होगा। या फिर आप क्या करते हैं, सप्लाई या एक्वायर करते हैं, सप्लाई या एक्वायर करते हैं क्या, गुड्स या कैपिटल गुड्स, गुड्स या कैपिटल गुड्स ऑन कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। होता यह है कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो गुड्स हमने खरीदे, या फिर जो कैपिटल गुड्स हमने खरीदे, या फिर बिजनेस के बंद होने के बाद जो हम गुड्स या फिर सप्लाई बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, अब तो हमारा बिजनेस ही नहीं है। अगर बिजनेस ही नहीं है हमारा, तो ये जो हमने गुड्स बेचे, ये जो हमने कैपिटल गुड्स को सेल किया, तो इस पे तो ये तो सप्लाई होना नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप सप्लाई करते हैं या एक्वायर करते हैं, सप्लाई करते हैं कब, जब आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, और एक्वायर करते हैं जब आपका बिजनेस का कमेंसमेंट हुआ था, तो यहाँ पे आपने जो गुड्स एंड कैपिटल गुड्स लिए हैं उससे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही माना जाएगा। हाँ, कमेंसमेंट के पहले लिए आप बोलेंगे बिजनेस तो स्टार्ट नहीं हुआ, क्लोजर के बाद हुई है ये चीज़, तो बोलेंगे बिजनेस तो रहा नहीं है। तो यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया कि इसे हम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का ही पार्ट मानेंगे। फिर होता है प्रोविजन। प्रोविजन क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी में ऑन सब्सक्रिप्शन और अदर कंसिडरेशन। प्रोविजन ऑफ क्या, प्रोविजन रिलेटेड टू क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द मेंबर ऑन चार्जिंग सम कंसिडरेशन और सब्सक्रिप्शन। कंसिडरेशन, सब्सक्रिप्शन लेके उन्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर के लिए, एडवेंचर, प्रोफेशन के लिए। एंसिलरी है, इंसिडेंशियल है, या फिर एक्टिविटी सेम नेचर के, वॉल्यूम वगैरह नहीं देखना, फ्रिक्वेंसी नहीं देखना, कंटिन्यूटी नहीं देखना, प्रॉफिट मोटिव है नहीं है। सप्लाई एक्विजिशन से रिलेटेड बोलते हैं, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स और कैपिटल गुड्स ऑन कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। प्रोविजन फॉर क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी ऑन सब्सक्रिप्शन और अदर कंसिडरेशन दैट इज चार्ज फॉर द बेनिफिट और फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड टू मेंबर। या फिर आप एडमिशन करवाते हैं, कहाँ पे, किसी प्रीमाइस में किसी को जाने देते हैं, जैसे पार्किंग चार्जेस वगैरह, एंट्री टिकट, सॉरी नॉट पार्किंग चार्जेस, एंट्री टिकट वगैरह आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिशन टू द प्रीमाइसेस के लिए कई कंसिडरेशन चार्ज किया, दैट इज ऑल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर्विस एज ऑफिस होल्डर। सर्विस आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफिस होल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई सर्विस, और वो पोजीशन आपको क्यों मिली है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आई हैव बीन, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आई हैव बीन offered a position in a company as chief financial officer ले लो। As a chartered accountant I have been offered a position
in a company, that is chief financial officer. So because of my profession, I'm holding an office because of my profession. In course furtherance of my profession, I'm getting something, that is also course furtherance of business. Activity Race Club includes total setter, license to bookmaker, एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा अगर एज अ पब्लिक अथॉरिटी दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग, तो ये भी बिजनेस ही है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो सबसे पहले 7(1)A पे आते हैं। सबसे पहले हम फिर से आते हैं 7(1)A। वी आर लर्निंग द थिंग्स, लेट मी टेल यू, वी आर ट्राइंग टू लर्न द थिंग्स। रिविजन इज लाइक एक बार बोल के नहीं, रिविजन दिमाग को बार बार बोलना पड़ेगा कि ये पढ़ा है। इट्स लर्निंग लेक्चर, ओके। 7(1)A बोलता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ऑफ गुड्स है 2 सबसेक्शन 52 में, सर्विस 2 सबसेक्शन 102 में, और बिजनेस कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए 2 सबसेक्शन 17 में होता है। गुड्स बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेंगे और सिक्योरिटी और मनी को हटा देंगे। सिमिलरली सर्विस बोलता है सिक्योरिटी मनी नहीं चलेगा। गुड्स में होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के लिए बोला है कि शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया है, लेकिन मैं लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को हटा दिया। इसका मतलब सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग्स को क्या होगा, टैक्स लगेगा, बल्कि गुड्स तो पूरे एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे गोइंग क्रॉप्स grass attached to the land forming part of the land served before or under the contract of supply। फिर यहाँ पे आता है हम सर्विस पे। सर्विस में और क्या एक्सक्लूड होगा, गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, बट ऑब्वियसली इसका मतलब गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड की है, तो सर्विस में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड होंगी। हाउएवर शेड्यूल 3 में बोला है सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर कहते हैं अगर आप मनी का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ मनी है या फिर कन्वर्जन है इनटू कैश और कैश अदर मोड टू अदर करेंसी और डिनोमिनेशन, जिसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हैव बीन चार्ज, तो यहाँ पे ये सर्विस है। इनफैक्ट अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, अरेंज करवा रहे हैं क्या, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, दैट इज ऑल्सो सर्विस। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस गिवन इन 2 सबसेक्शन 17। 2 सबसेक्शन 17 बोलता है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर से रिलेटेड इंसिडेंशियल एंसिलरी एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सेम नेचर की है जिसका कोई वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करता, वेदर फॉर प्रॉफिट मोटिव और नॉट। इनफैक्ट अगर कमेंसमेंट या क्लोजर के टाइम जो सप्लाई एक्विजिशन होता है गुड्स और कैपिटल गुड्स का, दैट इज ऑल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। फैसिलिटी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबर्स को कंसिडरेशन सब्सक्रिप्शन चार्ज करके, दैट इज ऑल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एडमिशन दे रहे हैं किसी प्रेमाइस में, एडमिशन टू अ प्रेमाइस में एडमिशन देना, दैट इज ऑल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन आप क्या कर रहे हैं, एज एन ऑफिस होल्डर हैं, ड्यू टू आपको ये क्यों मिली पोजीशन, एज एन आपका प्रोफेशन या फिर आपका ट्रेड ही वैसा है, तो यू आर होल्डिंग अ पोजीशन एज एन ऑफिस होल्डर एक्सेप्टेड इन कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन और ट्रेड। फिर आता है एक्टिविटी रेस क्लब, टोटल सेटर, या फिर आपने क्या आ जाएगा, लाइसेंस टू द बुक मेकर। एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, ये सब कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट बनते हैं। ये होना चाहिए फॉर कंसिडरेशन, दे आर सेइंग दिस शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन हैज बीन गिवन इन 2 सबसेक्शन 31। कंसिडरेशन दिया है 2 सबसेक्शन 31 में। क्या दिया है कंसिडरेशन दिया है 2 सबसेक्शन 31 में, और यहाँ क्या बोला है, कंसिडरेशन कुड बी इन मनी और इट कुड बी इन काइंड। यस, मनी में भी कंसिडरेशन दे सकते हो, काइंड में भी कंसिडरेशन दे सकते हैं। कंसिडरेशन कुड बी इन मनी, कंसिडरेशन कुड बी इन काइंड, इट कुड बी बाय रेसिपिएंट, गिवन बाय रेसिपिएंट, इट कुड बी गिवन बाय थर्ड पर्सन। कंसिडरेशन रेसिपिएंट दे सकता है, यस। कंसिडरेशन थर्ड पर्सन दे सकता है, यस। यहाँ पे कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, इन इंड्यूसमेंट ऑफ, यहाँ पे किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में, या फिर किसी चीज़ को इंड्यूस करते हैं, मतलब जैसे किसी को इट्स नॉट फोर्सफुली बट कंपल्शन है कि अगर जैसे आप किसी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उस सर्विस के अंदर ये कंपलसरी है कि आपको यहीं से कोई चीज़ें लेनी होंगी, तो इट्स इंड्यूसमेंट, तो उसके रिलेशन में आपको कुछ मिलता है तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट अगर कुछ मिला है, लाइक जब जियो आया था, जियो के फ़ोन आए थे, 1500 रुपीज़ का इन्होंने डिपॉजिट लिया था,
वो डिपॉजिट को कभी वो कंसिडरेशन में लगाएंगे क्या? नहीं, उन्होंने उस डिपॉजिट को कभी कंसिडरेशन में नहीं लगाया। उन्होंने कहा जब भी वो आपको फ़ोन देंगे आपको पूरे 1500 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। दैट मीन्स दैट डिपॉजिट इज रिफंडेबल एंड इज नॉट यूज्ड एज अ कंसिडरेशन। सो इफ द डिपॉजिट इज यूज्ड एज अ कंसिडरेशन तभी वो कंसिडरेशन का पार्ट बनता है, अदरवाइज डिपॉजिट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो डिपॉजिट का तो कंसिडरेशन नहीं है, बट अदर पर्सन से मिलती है सब्सिडी तो वो कंसिडरेशन है, दैट इज कंसिडरेशन। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक फोरबियरेंस फॉर सप्लाई। मॉनिटरी वैल्यू किसी एक्ट के लिए मिल रही है आपको या फिर किसी चीज़ को ना करने के लिए मिल रही है तो वो मॉनिटरी वैल्यू भी क्या है? कंसिडरेशन का पार्ट बनती है। मॉनिटरी वैल्यू किसी एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए या फिर फोरबेरेंस ऑफ सप्लाई के लिए आपको कुछ मॉनिटरी वैल्यू मिल रही है, दैट इज कंसिडरेशन, दैट इज व्हाट? कंसिडरेशन। इफ नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर आपके 7(1) में कहा है कि गुड सर्विस होना चाहिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तब भी सप्लाई हो सकता है, सिर्फ तब अगर वो एक्टिविटी स्केड्यूल 1 में कवर्ड है, और अगर वो स्केड्यूल 1 में भी कवर्ड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई, बिकॉज फॉर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन, ओवरऑल डेफिनेशन, दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी आगे और है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखिए, अभी तक जो देखा सेक्शन 7, ठीक है, सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, और फिर उसमें फॉर्म बता दिया और बोला एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। 2 सबसेक्शन 52 गुड्स का है, 2 सबसेक्शन 102 सर्विस का है, 2 सबसेक्शन 31 कंसिडरेशन का है, 2 सबसेक्शन 17 है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। कंसिडरेशन में बोला है मनी हो, काइंड हो चलेगा, रेसिपेंट दे कोई और दे चलेगा, रिस्पॉन्स है, रिस्पेक्ट है, इंड्यूसमेंट में हो चलेगा, डिपॉजिट नहीं चलेगा, डिपॉजिट को कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करते हो तो वो भी कंसिडरेशन बन जाएगा। किसी एक्ट को करने के लिए, फोरबियरेंस के लिए कुछ भी मॉनिटरी वैल्यू मिली है, दैट इज कंसिडरेशन। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन कोई और देता है तो कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। पेटीएम यूज़ करते हैं, कैशबैक मिल जाता है, पेटीएम यूज़ करने पे हमें कैशबैक मिलता है, तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ सब्सिडी, समझ लो। 100 रुपये की चीज़ ली अमेजोन पे, उसने कैशबैक दे दिया 10 रुपये का, 90 रुपीज़ की हो गई। क्या सब्सिडी, ये जो चीज़ है, ये बेनिफिट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा? इंक्लूड होगा। और दूसरी चीज़, ये जो सब्सिडी है ये सप्लायर को मिलनी चाहिए, ये जो सब्सिडी है ये सप्लायर को मिलनी चाहिए, तब जाके वैल्यू में माइनस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, सब्सिडी सप्लायर को मिल रही हो तब वो कंसिडरेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे पेटीएम का केस है तो रेसिपिएंट को वो सब्सिडी मिल रही है, देने वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर लेते हैं आपको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन लेने वाला रेसिपिएंट है, सप्लायर नहीं है, तो वहाँ पे भी वैल्यू का पार्ट बनता है। वो अगर कंसिडरेशन नहीं है चलेगा, सप्लाई नहीं है लेकिन स्टिल सप्लाई होगा अगर स्केड्यूल 1 में इंक्लूडेड है, और अगर स्केड्यूल 1 में इंक्लूडेड है तो सप्लाई, नहीं तो नो सप्लाई, नो जीएसटी, नहीं तो नो सप्लाई, नो जीएसटी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बोला है एक्सक्लूड होती हैं, यहाँ पे क्या बोला है? कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं। इसके एक्सक्लूड कौन सी की जाती हैं? यहाँ एक्सक्लूड की जाती है स्केड्यूल 3 से रिलेटेड जो चीज़ें, जो ट्रांजैक्शन स्केड्यूल नंबर 3 में कवर किए हैं, दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। अब कंसिडरेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और दिया है, कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या लिंकेज देखते हैं। आर्टवर्क आपने सेंड किया, एज एन आर्टिस्ट यू हैव सेंड आर्टवर्क टू द गैलरी एग्जीबिशन के लिए। आप एक क्या है? आर्टिस्ट है, यू आर एन आर्टिस्ट एंड एज एन आर्टिस्ट यू हैव सेंड योर आर्टवर्क टू द एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन में दिया जस्ट फॉर दी डिस्प्ले वगैरह कि किसी को पसंद आती है तो ही विल परचेस। इज इट सप्लाई?
इट इज़ नॉट सप्लाई बिकॉज यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, देर इज़ नो कंसिडरेशन दैट फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट। ओनली कंसिडरेशन तब होगा जब एक्चुअली कोई पसंद कर लेगा उस आर्ट पीस को, वो खरीदेगा। तो हेयर इट इज़ नो सप्लाई। इफ बायर सिलेक्ट्स अ आर्ट वर्क देन एक्चुअल सप्लाई, बायर सिलेक्ट करेगा तब एक्चुअल सप्लाई, तब जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, देन द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, स्केड्यूल 1 देखना है हमें, क्योंकि स्केड्यूल 1 ये बता देती हूँ 7(1)(b), फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं और वहाँ जो दिया है वो लिंक कर लेंगे। फिर आता है 7(1)(b। अभी हमने 7(1)(a) समझा, ठीक है। 7(1)(b) क्या बोलता है? 7(1)(b) कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इम्पोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, अभी भी कंसिडरेशन है, लेकिन बोला है भले ही आप सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, it is in course furtherance of business or not, it is in course furtherance of business or not, still ये सप्लाई कंसिडर होगा। आगे जाके फिर है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने मंगवाया है तो आगे एग्जामिशन नोटिफिकेशन में इसकी एग्जामिशन दी है। अभी तो बोल रहे हैं सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हो, आरसीएम है यहाँ पे, आरसीएम है, देखो इम्पोर्ट कर रहे हो, रिसिपेंट यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ रिसिपेंट के लिए सप्लाई है, तो आरसीएम कॉन्सेप्ट के लिए इसको यहाँ इंक्लूड किया है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं सर्विस, इफ यू आर इंपोर्टिंग द सर्विस, consideration you are paying, whether it is in course furtherance of business, whether it is not in course furtherance of business, it is supply. It is only in relation to service. Why not goods? क्योंकि goods पे आज भी custom applicable होता है, goods पे क्या है, आज भी कस्टम एप्लीकेबल होता है, एंड दिस 7(1)(b) इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो तो उसे सप्लाई कंसिडर करें। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर देयर इज नो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी सप्लाई, स्टिल इट इज कंसिडर्ड व्हाट, इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। सो दिस कंप्लीट्स सेकेंड नंबर चार्ट फॉर सप्लाई। फिर आते हैं हम नाउ वी आर कवरिंग व्हाट, थर्ड पार्ट पे आते हैं जिसमें है 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। यहाँ पे क्या बोला है, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1, अगर एक्टिविटी स्केड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई है वेदर इट हैज़ बीन एग्रीड और मेड, मेड और एग्रीड विदाउट कंसिडरेशन, अगर स्केड्यूल 1 में एक्टिविटी बताई गई है कि ये स्केड्यूल 1 में आती है, इफ इट इज़ कवर्ड इन स्केड्यूल 1, तो अगर ऐसा है तो even though if the transaction is without consideration it will be supply, तब भी वो सप्लाई होगा। अब पैरा 2 स्केड्यूल 1 में क्या दिया है, पैरा 2 स्केड्यूल 1 सबसे पहले परमानेंट ट्रांसफर, द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर इज परमानेंट ट्रांसफर। यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको, परमानेंट ट्रांसफर, वेट, इट इज अबाउट व्हाट, परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल, डिस्पोज करो, ट्रांसफर करो बिजनेस असेट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड, ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। इसका मतलब ये अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है या फिर अवेलेबल नहीं है, या फिर आईटीसी तो अवेलेबल है बट रजिस्टर्ड पर्सन ने अवेल नहीं किया, आईटीसी अवेलेबल है, आपकी बिजनेस एसेट है, चाहे आप ट्रांसफर करो या डिस्पोज करो, लैपटॉप है, लैपटॉप वाज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, अब उसे प्राइवेट पर्पस के लिए दे दिया गया, हो गया, परमानेंटली दे दिया, तो परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड, अवेल्ड, ब्लॉक्ड है, अवेलेबल नहीं है, तब नहीं, देन इट वुड नॉट बी अ डीम्ड सप्लाई, तब ये डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। देन आता है सेकेंड इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बिटवीन रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड इज गिवन इन सेक्शन नंबर 15 एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इज गिवन इन सेक्शन नंबर 25।
गुड्स अगर सर्विस अगर सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो भी वो क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन भी है, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अब सेक्शन नंबर 15 पे आते हैं। अब किस पे आते हैं, सेक्शन नंबर 15 पे। तो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले रिलेटेड पर्सन कौन है, सबसे पहले रिलेटेड पर्सन मतलब ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर या लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हो सकते हैं, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, employer employee, legally recognized partner, employer employee, officer director in one another's business, then it will be considered as what, it will be considered related person. And if it is related person, in that case even if supply of goods or service without consideration, it will be considered as what, it will be considered as supply. After then this fifth number, after then this fifth number, third person controls, थर्ड पर्सन व्हाट, कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। सबसे पहले सॉरी फोर्थ नंबर हमें करना है। फोर्थ इज वन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर, ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है या फिर थर्ड पर्सन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर को कंट्रोल कर रहा है। तो वन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर, आइदर थर्ड पर्सन इन दोनों को कंट्रोल करे, थर्ड पर्सन इज कंट्रोलिंग बोथ ऑफ देम, या फिर बोथ टुगेदर कंट्रोल्स द थर्ड पर्सन, ये दोनों मिलके या फिर क्या करते हैं, थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली more than equal to 25% of the voting stock share or both of them। सबसे पहले ये कंट्रोल करता है अदर को, या फिर बोथ ऑफ देम कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, या फिर ये दोनों मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन के पास ओन कंट्रोल होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25% और मोर ऑफ द वोटिंग स्टॉक शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का क्या है वोटिंग स्टॉक शेयर वगैरह है। तो दिस इज section number 16, that is related party. This is section number 16, that 15 sorry, that is related party. Coming to section number 25, coming to section number 25 में दो चीजें, section number 25 subsection 4, section number 25 subsection 5, सेम यू विल फाइंड, यही आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 25 जब प्रोसीजर फॉर रिटर्न आता है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप चैप्टर देखेंगे रजिस्ट्रेशन का तो सेक्शन नंबर 25 है जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है। उसमें क्या कहा गया है, उसमें 25 सबसेक्शन 4 कहता है, इफ अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, इफ अ पर्सन ऑब्टेन्ड और रिक्वायर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन है उसे रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था या फिर उसने ऑब्टेन कर लिया है इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और in more than one state or union territory, either in a state or union territory or more than one state or union territory, then each of them will be treated as distinct person, each of them will be treated as distinct person। एक इस स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरा भी रजिस्टर्ड है, या फिर क्या है एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरा दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो यहाँ पे इन्हें क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन इफ डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, यहाँ पे बोला है सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 बोलता है एक स्टेट में आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चल सकता है। इफ यू आर इन अ स्टेट, एक स्टेट में आप सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लिया है दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज अ चॉइस दैट इज बीन गिवन, दैट इज अ चॉइस। इफ अगर आप एक ही स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे कि अगर आपका बिजनेस वर्टिकल अलग है तो क्या होगा, वहाँ भी डिस्टिंक्ट पर्सन ही कंसिडर होंगे। और इनफैक्ट अगर एक पर्सन ने ऑब्टेन किया है, वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, एक स्टेट में सेम रजिस्ट्रेशन वाला भी अपने अपनी ब्रांच को भी कुछ दे रहा है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही कहलाता है। 25 सबसेक्शन 5 यहाँ पे बोलता है इफ अ पर्सन, ये साइन जहाँ भी होगा चार्ट में, इसका मतलब है यही चीज यहाँ पे लिखी जानी चाहिए। ठीक है, सेम है।
So if a person obtain or require to obtain registration in a state, union territory in respect of an establishment, किसी establishment के respect में किसी state union territory में registration चाहिए था, have another establishment, इसी की another establishment किसी और state में है, एक पर्सन है जिसे किसी स्टेब्लिशमेंट के लिए रजिस्टर होना चाहिए था, उसी की कोई स्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में है। अब जरूरी नहीं कि दूसरे स्टेट वाली जो उसकी स्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, पर वो दोनों भी क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। वो भी क्या माने जाएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। इसका मतलब अगर स्टॉक ट्रांसफर है, ब्रांच ट्रांसफर है, इट विल बी क्वालिफाइड एज सप्लाई, इट विल व्हाट बी क्वालिफाइड एज सप्लाई। However, transfer between two units of legal entity under single, लेकिन हाँ अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन वाली एंटिटीज के बीच में सप्लाई हो रहा है, देखो रजिस्ट्रेशन आपने अलग अलग लिया है तब ट्रांसफर करोगे सप्लाई होगा, लेकिन सिंगल रजिस्ट्रेशन में अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो सबसे पहले सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का रिलेटेड पार्टी को, सेक्शन नंबर 15। फिर आता है रिलेटेड नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ है, 25 सबसेक्शन 4, 25 सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे जब हमने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन की थी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आया था, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए कुछ दिया गया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या किया, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑफ मोर देन व्हाट, ऑफ मोर देन 50,000 से ज्यादा का अगर गिफ्ट दिया है इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पर एम्प्लॉय के हिसाब से निकल रहा है ये, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टू एम्प्लॉय जीएसटी लगेगा, 50 से कम है नो जीएसटी। दूसरा बोलते हैं एम्प्लॉय जब अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाता। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सप्लाई नहीं है। यहाँ पे बोला है ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट जो है इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, दिस गिफ्ट शुड बी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बोल रहे हैं होल अमाउंट टैक्सेबल होगा, यहाँ पे 50 के ऊपर वाला टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे 50 के ऊपर निकल गए पूरा की पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट 50,000 का है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे गिफ्ट 55,000 का हो तो ओवरऑल 50,000 टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द परक्यूसिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, व्हाट अबाउट परक्यूसिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बोला गया है एनी पेमेंट service such as membership of club, health, fitness, free of charge या फिर free housing to all the employee, free housing to all the employee in term of contract between the employer and employee, ऐसी कोई भी सर्विस होगी। हम परक्यूसिट्स बोल रहे हैं तो परक्यूसिट्स में किसी तरह का पेमेंट आ सकता है, परक्यूसिट मेंबरशिप फीस हो सकती है, फ्री ऑफ चार्ज हो, ठीक है, या फिर क्या है फ्री हाउसिंग एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। परक्यूसिट्स के लिए भी यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं है। फिर बोलते हैं मोल्डाइज जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मोल्डाइज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो क्या ये सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं किसको, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जनरली देखा जाए तो जहाँ कंसिडरेशन है वो सप्लाई नहीं, लेकिन अब हम शेड्यूल 1 में चेक करते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, ना तो ये रिलेटेड पर्सन है ना ही ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, इज नाइदर अ रिलेटेड पर्सन नॉर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, में तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता, प्लस इसका कोई कंसिडरेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये सप्लाई नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अभी रिलेटेड पार्टी में ये जो रिलेटेड की डेफिनेशन में ये दो रहेगा, मेंबर ऑफ सेम फैमिली या फिर एनीवन इज सोल डिस्ट्रीब्यूटर और कंसाइनर और एजेंट ऑफ अदर, एनीवन बीइंग द सोल डिस्ट्रीब्यूटर कंसाइनर और एजेंट ऑफ द
अरे ये यहाँ पे कवर होता है. We have covered what in the definition of supply 7 subsection 1a, 7 subsection 1b, that is import of service related, 7 subsection 1c, that is अगर consideration नहीं है schedule 1 देख सकते हैं. The activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration is also supply. Is what? Also supply. नाउ स्केड्यूल वन में भी क्या चीजें देखी. स्केड्यूल वन में देखा परमानेंट ट्रांसफर. स्केड्यूल वन में हमने क्या देखा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट. हमने क्या देखा, परमानेंट ट्रांसफर देखा बिजनेस एसेट का, और या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू द रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हमने किया है. नाउ अगेन पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है. पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ये कहता है सप्लाई किया. सप्लाई किसका किया, गुड्स का. सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल. if the goods are supplied by the principal to agent or agent to principal. सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सेम स्टेट में हो, अदर स्टेट में हो, प्रिंसिपल एजेंट को करता है, एजेंट प्रिंसिपल को करता है. तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा. तो बोलते हैं अगर गुड्स का सप्लाई प्रिंसिपल एजेंट को करे, एजेंट प्रिंसिपल को करे, तो दैट इज कवर्ड इन शेड्यूल 1. दैट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन है तब भी वो सप्लाई है. इवन विदाउट कंसिडरेशन इट इज सप्लाई. पर यहाँ बात सिर्फ गुड्स की गई है, यहाँ पे सर्विस के बारे में नहीं कहा. तो यहाँ बोल रहे अगर सर्विस सप्लाई करे तो कंसिडरेशन नेसेसरी है तो ही सप्लाई होगा, तभी जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे बोला है कि अगर यहाँ पे क्या बोला है, अगर क्या है सर्विस के बारे में पूछा तो सर्विस की कंसिडरेशन मस्ट है तभी सप्लाई होगा, नहीं है तो फिर जीएसटी लेवी नहीं होगा. एजेंट कौन होता है, तो एजेंट इंक्लूड्स द पर्सन. एजेंट इंक्लूड्स पर्सन जैसे फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, बैंक क्रेडिटर एजेंट, व्हाटएवर नेम कॉल. हमें इससे भी कुछ समझना है. तो एजेंट में कौन होगा, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, बैंक क्रेडिटर एजेंट, व्हाटएवर नेम कॉल, जिस भी नाम से इन्हें बुलाया जाए, who carry on the business, who carry on the business of supply or receive goods or service of both on behalf of another. For receive good service of both on behalf of another. Receive good service both on behalf of another. फिर उसके बाद प्रिंसिपल कौन है, पर्सन ऑन whose behalf, जिसके बिहाफ पे, पर्सन ऑन whose behalf एजेंट कैरीज बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीव गुड्स एंड सर्विस. जो रिसीव कर रहा है गुड्स एंड सर्विस या फिर जो बिजनेस सप्लाई बिजनेस कर रहा है दैट इज एजेंट. जिसके बिहाफ पे बिजनेस ऑफ सप्लाई हो रहा है या जो रिसीव कर रहा है जिसके बिहाफ पे एजेंट गुड्स एंड सर्विस, वो क्या है, प्रिंसिपल. अब आते हैं आगे जिसमें क्या लिखा है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर द पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1. कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट है, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट है, वो फॉल करते हैं इन दिस कैटेगरी. दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ what? They fall in the category of para 3 schedule 1. तीन चीजें अब तक schedule 1 की हमने कर ली. permanent transfer of the business asset, permanent disposal of business asset, जिससे ITC आपने अवेल कर लिया. यहाँ पे supply of goods or service, related person या फिर deemed distinct person. Then supply of goods to the principal by the principal to agent or agent to principal. यहाँ